1997 से लेकर 2022 तक 25 साल में मुंबई की महानगर पालिका में एक विजनलेस और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। जो 15 साल महाराष्ट्र की सरकार थी, उस सरकार ने मुंबई के इश्यूज और मुंबई के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया। मैं तो बचपन से बम्बई में पैदा हूँ, मेरे हिसाब से तो शुरू से ही नजरअंदाज। कोस्टल रोड की संकल्पना उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, उन्होंने कोस्टल रोड की संकल्पना रखी, लेकिन अपनी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी एनवायरमेंटल परमिशन कोस्टल रोड की वो लेकर नहीं आता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनते समय डाइवर्जन देना, सड़कों को ठीक रखना, इतना गंदा हालत है। लेकिन आप साउथ बॉम्बे जाएंगे तो सारा बना हुआ है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का दर्द है, वो नागरिक क्यों सह रहा है इतना ज़्यादा? लेकिन इस प्रकार का कोई डिफरेंस है नहीं शहर में। सबर्ब में भी उतने ही काम होते हैं, सिटी में भी उतने ही काम होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सबर्ब के काम सिटी के कामों से ज़्यादा है। देखिए, ऐसा कि मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इसमें बहुत आपसे डिफ़र करता हूँ कि मैं साउथ बॉम्बे सबर्ब दोनों तरफ जाता हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 2 साल में जब भी पूरी मेट्रो कमीशन हो जाएगी, जब भी बांद्रा वर्सोवा सीलिंग जो है वो पूरा हो जाएगा, मुंबई के सारे रास्तों का सीसी रोड्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, द वे यू लिव इन दिस सिटी विल चेंज फॉर एवर। आई होप बिफोर आई डाई। 2008 में जब भी मुंबई शहर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, तभी उस समय के सरकार के गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरा पूरे मुंबई शहर में लगाएंगे। 6 साल तक उनकी सरकार ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए। मुंबई के प्रश्न क्या है, मुंबई के बारे में क्या विजन है, मुंबई की समस्याएं क्या है? मुंबई के कोई भी एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी व्यक्ति 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए, ये हमारा विजन है। सारा ये भ्रष्ट सर्कल चलता है, बिल्डर नेक्सस, अधिकारियों का नेक्सस, कहीं कहीं पॉलिटिशियन नेक्सस। ये जब तक टूटेगा नहीं, तब तक ये आपके इतने गोल्डन स्कीम्स ये हम जैसे नागरिक कब देखेंगे? ये भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके स्किल के ऊपर आधारित है। जैसे सिस्टम जो महाराष्ट्र का वही है, लेकिन देवेंद्र जी बने मुख्यमंत्री तो सारे काम 10 साल में इतने सारे काम हो गए, वो पहले 15, 20, 25, 30, 40 सालों में क्यों नहीं हो पाए? तो जनता के पास हर 5 साल में वही है ना, फीडबैक देने का एक बहुत बड़ा माध्यम या एक बहुत बड़ा राइट या उसका जो वेपन है वो जनता के हाथ में समस्या है। वो है ना कि 5 साल एक को सहन किया और 5 साल दूसरे को ट्राई करो। नमस्कार दोस्तों, बोलते महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मिशन मुंबई आज से फॉर्मली शुरू हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके पहले तो एक स्टार्टर आपको दिया था, टीज़र। बहुत अच्छा स्वागत हुआ, लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिए और सबने कहा ऐसा कुछ होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए मुंबई के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुंबई की हमारी तकलीफ़ों को कौन समझेगा। तो आज पहले एपिसोड के अंदर मैं एक स्वागत कर रहा हूँ बीजेपी के बड़े यशस्वी कॉरपोरेटर एमएलए अमित साठम जी का। मेरा इनका परिचय सोशल मीटिंग्स में होता रहता है, लेकिन गहराई से मैं इनको पहचानता नहीं था। जब मैंने इनको बुलाया तुरंत माने, और बुलाने का कारण था कि 1 बार कॉरपोरेटर, 3 बार एमएलए, और एकमात्र ऐसे एमएलए जिनको लोगों ने कहा कि इनको रिपीट करो, यानी पार्टी ने नहीं किया, बाय पीपल्स डिमांड। ये बहुत रेयर होता है कि आप तीन टर्म जीते हैं और आपको लोग बोलेंगे नहीं आप हमारे एमएलए बनिए। ऐसे सक्सेसफुल अमित जी हैं, इसलिए मेरा मन में आया कि इनको ही पहले बुलाया जाए। तो पहला मेरा प्रश्न ऑब्वियस है अमित जी कि इस राजनीति के दलदल में आने की आपको क्या आवश्यकता है? एमबीए थे, अच्छा कॉर्पोरेट लाइफ थी आपकी, तो इस दलदल में क्यों आए आप? कॉलेज के दिनों से ही मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने की एक चाह थी। कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वर्क करने का एक मन में उमंग थी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करने जब भी शुरू की, तभी मुझे पता था कि मुझे दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग। और कभी न कभी मुझे राजनीति में काम करना है। संयोग से उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का काम भी सन 2000 में जैसे ही नौकरी शुरू की और भारतीय जनता पार्टी का काम, दोनों साथ साथ ही शुरू किया और काम करता रहा। उसके बाद में ऐसा मौका आया, मन में ऐसा इस प्रकार की उमंग भी आई कि इस नौकरी को छोड़कर फुल टाइम राजनीति में काम करना चाहिए, और मौका भी मिला। और सन 2004 में अपनी कॉरपोरेट की जो नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़कर मैं पूर्ण वेळ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फुल टाइम काम मैंने शुरू किया। श्री आपके बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे, तो वो स्पिरिचुअल आपके गुरु हैं, लेकिन उन्होंने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी, उन्होंने मेरे जीवन के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव रह चुका है। और जब ये मन में चाह आई कि राजनीति में काम करूँ, तो उनसे मैंने सलाह मसलत की थी
और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, इंस्पायर किया कि हाँ, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, और अगर तुम्हारे दिल में चाह है काम करने की तो ज़रूर उसके लिए आप काम करो। और उन्होंने जो एडवाइस दिया वो एक तरीके से एक बैकबोन था मेरे निर्णय के लिए, क्योंकि उस समय पर एक बहुत बड़ा निर्णय था बिल्कुल। कि अपना एक अच्छा वेल सेटल्ड करियर को छोड़कर ऐसे क्षेत्र में आना। और इंटरेस्टिंग है कि 2004 में जब ये आए इलेक्शन के फील्ड में, तब भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी। यानी मौसमी तो लोग बहुत होते हैं कि मौसम आता तो उनको भी जोश आता है राजनीति में आने का। इन्होंने एक हारी हुई पार्टी की राजनीति में आए और उसके अंदर इलेक्शन में खड़े रहे। बिल्कुल, उस समय पर लोकसभा में भी पार्टी हारी थी, विधानसभा में भी महाराष्ट्र में पार्टी हारी थी, लेकिन काम करने की इच्छा थी और फिर संयोग से मौका भी मिला और आगे काम करता गया, मौके मिलते गए। तो एक जो मुझे मन में प्रश्न आता है कि आप कॉर्पोरेटर भी रहे, एमएलए भी रहे, हमारा जो विषय मिशन मुंबई, हमें जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कौन काम कर सकता है, हमारे लिए कौन काम करता है, किसके जाए तो काम होता है। तो आप कॉर्पोरेटर भी रहे, आप एमएलए भी हैं, तो जनता के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कॉर्पोरेटर या एमएलए? देखिए, दोनों एक आम आदमी, मैं घर से निकलता हूँ, मुझे समस्या है तो मैं किसके पास जाता हूँ? दोनों जनप्रतिनिधियों का अपना अपना एक महत्व है। कॉरपोरेटर जो है वो एक 40 से 50 हजार के वोटर के वार्ड को रिप्रेजेंट करता है और मुंबई महानगर पालिका में रिप्रेजेंट करता है, और जो एमएलए होता है वो 3 लाख वोटर को रिप्रेजेंट करता है, महाराष्ट्र की विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है। साधारणता से जो वाटर, गटर, मीटर, इस प्रकार के जो फुटपाथ हो, इंक्रोचमेंट हो, ड्रेनेज का इश्यू हो, कचरे का इश्यू हो, लाइटिंग का इश्यू हो, इस प्रकार की सारी जो समस्याएं होती है वो कॉरपोरेशन से निगडित होती है और कॉरपोरेटर उसको सॉल्व ज्यादा करता है, क्योंकि लोग इस प्रकार की समस्याएं लेकर कॉरपोरेटर के पास जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं लोग विधायक के पास भी लेकर जाते हैं, लेकिन विधायक के पास में इसके अलावा पुलिस, ट्रैफिक, कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार, इस प्रकार के भी डिपार्टमेंट्स के पास में जो समस्याएं होती है वो लोग उनके पास लेकर जाते हैं। और इस प्रकार से दोनों का एक बहुत बढ़िया बाइफर्केशन है, एक लोकल लेवल का काम, एक स्टेट लेवल का काम, जो एमपी होता है वो सेंट्रल लेवल का काम। तो अभी कॉर्पोरेटर, आप तो एमएलए हैं, लेकिन लोगों को तो आदत होगी कॉर्पोरेशन के विषय लेके आने के लिए, तब आप क्या करते हैं? नहीं, मुंबई शहर में कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, 60% जो काम एक जनप्रतिनिधि के पास जनता लेकर आती है वो मुंबई महानगर पालिका से निगडित होते हैं। एमपी के पास भी मुंबई महानगर पालिका से निगडित जो काम होते हैं वो जाते ही है, क्योंकि यहां पर मुंबई महानगर पालिका प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग बॉडी है, तो साधारणता से, स्वाभाविकता से बहुत बड़े पैमाने पर इश्यूज कॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही हर जनप्रतिनिधि के पास आते हैं। अभी इसमें बड़ा प्रश्न ये आता है कि जब आप बीएमसी ऑफिस में जाते हैं तो पता चलता है कि कॉर्पोरेटर की बातों को सुनता ही नहीं है। ऐसे कॉर्पोरेटर में कहा करते हैं कि अरे काय कर, ऐसा कोण ऐकत नहीं, वॉर्ड ऑफिसर पण ऐकत नहीं, तुम्ही त्याला जाऊन भेटा। ये एक निशक्त कॉर्पोरेटर की कमजोरी है या वास्तव में वार्ड ऑफिसर में ज़्यादा पावर? इसमें क्या है, जनप्रतिनिधि की अपनी स्किल के ऊपर आधारित होता है कि कौन सा अधिकारी उसका कितना सुनता है। जब भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो वो किस प्रकार का परसेप्शन खुद के बारे में प्रशासन में निर्माण करता है, किस प्रकार के काम वो प्रशासन को बोलता है, वेस्टेड इंटरेस्ट के काम बोलता है, समाज के काम बोलता है, लार्जर गुड के काम बोलता है, इससे प्रशासन भी उस जनप्रतिनिधि के बारे में एक परसेप्शन बनाती है। और ऑन पेपर वार्ड ऑफिसर इज मोर पावरफुल? नहीं, देखो, पावरफुल क्या है, वार्ड ऑफिसर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, जो कॉर्पोरेटर होता है उसके पास एडवाइजरी पावर होते हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ आवाज जो है वो मुंबई की महानगर पालिका के सदन में उठा सकता है। तो बोथ आर इक्वली पावरफुल। आई वुड से दैट द कॉर्पोरेटर इज अ ट्रस्टी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड ऑफिसर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक ट्रस्टी और एक एम्प्लॉय, इस प्रकार का जो नाता होता है वो होता है, और इसीलिए हर जनप्रतिनिधि के ऊपर, वो कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसके अपनी स्किल और उसने अपने बारे में क्रिएट किए हुए परसेप्शन के ऊपर आधारित है कि प्रशासन उसकी बात को कितना सीरियसली लेता है। लेकिन अभी ये जो हमने कहा कि प्रशासन का काम है, अगर कॉर्पोरेटर ताकतवर है तो काम करवा लेगा, लेकिन जब हम ये 1-1.5 साल जब यहाँ बीएमसी नहीं थी, सस्पेंडेड है या बंद है, उस समय लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कॉर्पोरेटर है कि नहीं, उनको लगता काम तो हो ही रहा है। तो क्या कॉर्पोरेटर अपनी उपस्थिति का एक जो ज़बरदस्त उसका प्रभाव होना चाहिए, यहाँ मुंबई के कॉर्पोरेटर का ऐसा प्रभाव नहीं है कि उसके न होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को? नहीं, मुंबई के कॉर्पोरेटर्स का प्रभाव ज़रूर है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में जब भी महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं, फिर भी लोग जो है वो अपनी समस्याएं जो एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं उनके पास आज भी लेकर जाते हैं,
और एक्स कॉरपोरेटर्स आज भी जो उनकी समस्याओं का रिप्रेजेंटेशन कॉरपोरेशन में अधिकारियों के पास करते हैं। स्वाभाविकता से इस समय में जो एमएलएज है, एमपीज है, उनके ऊपर एक एडेड बर्डन जो है वो आया हुआ है पिछले 3 साल से। लेकिन एक्स कॉरपोरेटर्स भी उतने एक्टिव है। और देखो जनता का फर्क क्या है, फर्क फंड नहीं है और कॉरपोरेशन का सदन फंक्शनल नहीं है, लेकिन जनता को कॉरपोरेटर के पास अपनी समस्याएं लेकर आना और उन समस्याओं को लेकर कॉरपोरेशन के पास लेकर जाना और उसको सुलझाना, ये करने से तो किसी ने किसी को रोका ही नहीं है। ये तो काम हो ही रहा है और जिसको करना है वो अपना काम अच्छी तरह से करवा लेगा। जिसको करना हो कर सकता है। बिल्कुल। अभी इसमें जो मुख्य काम जो है मुंबई के अंदर, आपने अपने भी प्रोफाइल में बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुंबई का है। हमने अपने प्रस्तावना में भी अपने जो मेरा यूट्यूब पहला बना उसमें बताया कि किस प्रकार से मुंबई के ऊपर दुधारू गाया, लोगों ने पैसे निकाले, टैक्स लगाए, ऑफिशियल सब कुछ किया, लेकिन मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर में देवेंद्र फडणवीस आने के पहले हार्डली किसी ने पैसा डाला। नितिन गडकरी जी ने 55 फ्लाईओवर बनाए, लोगों ने बोला क्या ज़रूरत है, यहाँ तक लोगों ने कहा, लेकिन उसका फ़ायदा आज भी हो रहा है। उसके बाद में अब जाके वो काम शुरू हुआ। लेकिन ये जो है, जो इस जितना डिले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या होता है, जैसे मेट्रो डिलेड शुरू हुई तो मेट्रो बनाना और मुश्किल हो रहा है। इस सब में आपको क्या लगता है कि ऐसे हाईली क्राउडेड मुंबई के अंदर अब हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 30 साल पहले बनना चाहिए था आज वो बन रहा है, तो वो कितना कठिन है, कैसे वो काम हो रहा है? देखो मैं ऐसा कहूँगा कि 1997 से लेकर 2022 तक 25 साल में मुंबई की महानगर पालिका में एक विजनलेस और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। 2014 तक, 99 से लेकर 2014 तक जो 15 साल महाराष्ट्र की सरकार थी, उस सरकार ने मुंबई के इश्यूज और मुंबई के प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज किया। मैं तो बचपन से मुंबई में पैदा हूँ, मेरे हिसाब से तो शुरू से ही नज़रअंदाज था। यानी हमने जो साफ़ सुथरा मुंबई देखा बचपन में या पार्ले में, उसके बाद तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया ना। आप कह रहे हैं 14 साल, मैं तो मतलब 14 साल नहीं, जब से आज़ादी मिली मुंबई के अंदर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। वो पुराने को चीफ मिनिस्टर होंगे 2-4 जिन्होंने दिया, नहीं तो मुंबई का सबब तो अनदेखा भाग है। मुंबई का कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ये 2014 के पहले कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल। 99 से लेके 2014 तक उस सरकार ने एक मेट्रो 9 किलोमीटर की बनाई, वर्सोवा से लेके घाटकोपर तक की। बराबर। कोस्टल रोड की संकल्पना उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, उन्होंने कोस्टल रोड की संकल्पना रखी, लेकिन अपनी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी एनवायरमेंटल परमिशन कोस्टल रोड की वो लेकर नहीं आ सके। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तभी सही मायने में पिछले 10 सालों में मुंबई शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का जो शहर है, उसका जो ओहदा है, उस हिसाब से मुंबई शहर में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो 10 साल में बना है। सबसे पहले तो 325 किलोमीटर की मेट्रो का काम जो है वो शुरू है, बहुत सारा कमीशन हो चुका है, बाकी का कमीशन होने वाला है। कोस्टल रोड देखिए, कोस्टल रोड जो है, जो बना है, जो मुझे सबर्ब से लेकर साउथ मुंबई आने के लिए जो पहले पीक आवर में 1.5 घंटा लगता था, वो अभी हम 40 मिनट में आते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यहाँ का एयरपोर्ट ज़्यादा कंजेस्ट होने के, उसका अभी कंप्लीशन की तरफ उसका काम आ चुका है। वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक जो अटल सेतु कहते हैं, नवी मुंबई एयरपोर्ट से लेकर मुंबई शहर आने का व्यवस्था है कि बेंगलोर वाला हाल होगा? नहीं, अटल सेतु जो बनाया है, अटल सेतु का वो जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को टू लिंक सेंट्रल मुंबई टू नवी मुंबई। व्हाई टू लिंक इट टू नवी मुंबई? क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार से ये जो 4-5 जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो, कोस्टल रोड, वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनेक्शन आ रहा है नवी मुंबई से शहर की ओर? हाँ जी, ट्रेन कनेक्शन आ रहा है एयरपोर्ट से लेकर? अभी जो मेट्रो का जो नेटवर्क है वो 325 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे एमएमआर रीजन में है। कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर, ये पूरे एरियाज को 325 किलोमीटर का जो मेट्रो है वो लिंक करने वाला है। आधा कंप्लीट भी हो चुका है। सबसे महत्व की बात कि 2008 में जब भी मुंबई शहर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था, तभी उस समय के सरकार के गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरा पूरे मुंबई शहर में लगाएंगे। 6 साल तक उनकी सरकार ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए। 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2016 में मुंबई शहर में 7000 सीसीटीवी कैमरास कनेक्टेड टू पुलिस कंट्रोल रूम, इसको कमीशन किया। तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या मुंबई के सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो, उसे पूरी तरह से मुंबई शहर को सही मायने में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर ये पिछले 10 साल में करने में कामयाब हुए। उसमें पीड़ा क्या बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा था। आजकल जो तेज़ी पहले थी फडणवीस सरकार की, अब उतनी तेज़ी मुंबई में नहीं दिखती है, कारण होंगे कई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनते समय डाइवर्जन देना, सड़कों को ठीक रखना, इतना गंदा हालत है
यानी मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि 3 किलोमीटर सबर्ब्स के अंदर ऐसा रास्ता बताइए जो पॉटहोल फ्री है, जहाँ से आप चल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ऑटो पे जा सकते हैं। मेरी बेटी 15 दिन गई लोखंडवाला, उसकी कमर हिल गई, ऑटो में जाती है, क्योंकि कैसे जाएगी, नहीं तो पहले साकिनाका पहुँचो, मेट्रो पकड़ो, साकिनाका कैसे पहुँचो। लेकिन आप साउथ बॉम्बे जाएंगे तो सारा बना हुआ है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का दर्द है वो नागरिक क्यों सह रहा है इतना ज़्यादा? उसको जैसे दिल्ली में होता है, डाइवर्जन जब बनते हैं ढंग से बनते हैं, या साउथ बॉम्बे में ढंग से बनते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं होता? देखिए, मुंबई के रास्तों का एक अपनी एक अलग कहानी है, और रोड्स डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ अ सिटी। जो मैंने पहले कहा कि 97 से लेकर 2022 तक जिस प्रकार का करप्ट और विजनलेस एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने ये मुंबई शहर के खड्डे या रास्ते जो उनकी देन है। नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई ना। नहीं, अभी तो लेकिन मैंने कहा ना आपको उसको कि आप correct जब करने के लिए ये लिंक रोड से जब आप जाते हैं इन्फिनिटी मॉल की तरफ, वो जो रास्ता है, आप वहाँ से निकलते होंगे कई बार, आपका तो एरिया है, वो रास्ता ऐसा मैंने सारा भारत में कहीं नहीं देखा। यानी लगता है कहीं गांव में आ गए। रात को अगर वो रास्ते जाएंगे तो लगता है कहीं तो भी आप यूपी के गांव में चले गए। तो यूपी में भी अच्छे रास्ते बाय द वे, तो उसका क्या? नहीं, अभी ऐसा है कि उसमें 2022 में मुंबई के महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई शहर के सारे रास्ते जो है वो सीसी में होने चाहिए, क्योंकि मुंबई में रास्ते अच्छे नहीं थे, इसीलिए सीसी रोड का एक बहुत बड़ा 6000 करोड़ का टेंडर ये मुंबई की महानगर पालिका ने निकाला। अभी बहुत सारे जगह के ऊपर मुंबई शहर में विथ डक्ट सीसी रोड बन रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुंबई शहर के खड्डों का वो रीजन है कि 10 यूटिलिटी एजेंसीज अलग अलग टाइम पे एक ही रास्ते के ऊपर खोदती है, अलग अलग कारण के लिए। महानगर गैस है, जियो केबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ये इस प्रकार की यूटिलिटी के एजेंसी अलग अलग समय पर। इसीलिए मुंबई शहर के रास्ते के ऊपर पहले डक्ट होना चाहिए, डक्ट में यूटिलिटी केबल्स जो है वो ले होनी चाहिए, और मुंबई के सारे रास्ते ये सीसी में बनने चाहिए। इस संकल्पना से मुंबई शहर में, आप जो कहते हैं डक्ट से बनने चाहिए, हमारे आरसीसी के रोड बन गए, उसके बाद भी रोज एनर्जी वाले, रोज वो आपने फाइबर वाले आज भी तोड़ रहे हैं वही आरसीसी के रास्ते। अभी जो सीसी के रास्ते नए बन रास्ते रहे हैं, ये सारे नए सीसी के रास्ते जो है वो विद डक्ट बन रहे हैं। मुंबई का अभी कोई भी नया रास्ता ये विदाउट डक्ट नहीं बनेगा, ये पॉलिसी डिसीजन हो चुका है। और उस हिसाब से मैं मानता हूं कि मुंबई शहर में आज लोगों को बहुत सारे रास्तों के ऊपर काम एक ही टाइम पे चलने की वजह से जो है वो तकलीफ हो रही है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अंदर 2 साल से सारे रास्ते खुदे हुए हैं, इसलिए मैंने बांद्रा का उदाहरण दिया। 2023 में इन सारे सीसी रोड्स के काम शुरू हुए, बहुत सारे जगह पे ऊपर ये सीसी रोड्स के काम कंप्लीट हुए, बहुत सारे जगह के ऊपर अभी ये जो काम वो चल रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 साल में जब भी पूरी मेट्रो कमीशन हो जाएगी, जब भी बांद्रा वर्सोवा सीलिंग जो है वो पूरा हो जाएगा, मुंबई के सारे रास्तों का सीसी रोड्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, द वे यू लिव इन दिस सिटी विल चेंज फॉर एवर। आई होप बिफोर आई डाई। अभी 2 साल के अंदर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बेध्यानी होती है यार, कितनी लापरवाही है। आपने तो बड़ी उम्मीद वाली बातें की। गोखले ब्रिज आपके एरिया का, हमारे सारे एरिया का बहुत एक पीड़ा वाला स्थान है। वो 2018 में टूटता है, उसकी रिपेयर शुरू होती है, 1 लेन चलती है, कभी आधी चलती है, वो रोते धोते 2-3 साल निकलते हैं। फिर बोलते हैं एक और फ्लाईओवर बनता है उसको कनेक्ट करने वाला। जैसे शुरू होने वाला आता है आपका एक लेटर जाता है कि ये ब्रिज खतरनाक है, और वो बिना एक्सपर्ट एडवाइस के, बिना इंजीनियरिंग नोट के वो तुरंत बंद कर देते हैं। और सडनली सुबह लोग पहुँचते हैं कि रास्ता तो बंद है। ये जो एक कॉमेडी है लोगों के साथ में, खतरनाक। और बाद में अभी भी कई साल बन रहा है, अभी भी शायद पूरा बना नहीं है, जहाँ तक पिछले हफ्ते तक मैं गया था। इतनी बड़ी गलती के बावजूद ना तो कोई वहाँ का इंस्पेक्टर, वहाँ का इंजीनियर या रेलवे का या बीएमसी का कोई सजा नहीं होती। लोग हंसते खेलते, लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। उस हालत में नागरिक क्या करें? गोखले ब्रिज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2018 में गोखले ब्रिज का एक पार्ट वहाँ से धंसकर गिर गया था। वो गिरने के बाद में वो गोखले ब्रिज की मरम्मत करनी आवश्यक थी। उस समय के ऊपर इन्होंने टेंडर नहीं निकाला। जो मैं विजनलेस करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, मुंबई महानगर कोविड जब शुरू हुआ मार्च 2020 में, तभी इन्हें वर्क ऑर्डर दिया गया था। नवंबर 2021 तक इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। जब भी मैं नवंबर 2022 में गोखले ब्रिज का आगे क्या होने वाला है इसका इंस्पेक्शन करने गया था, तभी वहां पर एक रिटायर्ड रेलवे के अधिकारी जो बीएमसी के कंसल्टेंट अपॉइंट हुए थे, वो वहां पर खड़े थे और उन्होंने मुझे वहां पर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट बताई। उस स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि दिस ब्रिज इज डिलेपिडेटेड एंड इट मे फॉल एनी टाइम। जस्ट इमेजिन
कि ऊपर से दोनों बाजू से गाड़ियां जा रही है, नीचे से रेलवे जा रही है, और अगर ये ब्रिज चलती हुई रेलवे के ऊपर गिरता है तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उस जेंटलमैन ने मुझे वहां पर वो रिपोर्ट दिया, मैंने वो रिपोर्ट वहीं पर खड़े खड़े रास्ते के ऊपर पूरा पढ़ा और मैं इस कंक्लूजन पे आया कि दिस इज अ कंप्लीट डेड ट्रैप। मैं उसी समय के ऊपर अपने ऑफिस में गया, मैंने इकबाल सिंह चेल उस समय के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनको तुरंत ये पत्र लिखा और वो रिपोर्ट मुंबई महानगर पालिका के ऑफिस में 2 महीने से धूल खाते हुए पड़ा था। इन्हें समय नहीं था उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। मैंने इमीडिएटली चहल साहब को लेटर लिखा, उन्होंने इमीडिएटली वो रिपोर्ट मंगाया, वो खुद कन्विंस हो गए कि ये बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन है। ये शायद 7 नवंबर था, 1 हफ्ते का टाइम दिया और साधारणतः 14-15 नवंबर 2022 को जो गोखले ब्रिज है वो कंप्लीटली बंद किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बाकी सारे मुंबई शहर के जो ब्रिजेस जो बना रही है मुंबई की महानगर पालिका, यहां का बगल का ही डिलाइल रोड का ब्रिज देखो 6-6, 7-7, 8-8 साल से बन रहा है। गोखले ब्रिज इज द फास्टेस्ट एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई महानगर पालिका सिंस इट्स इंसेप्शन। मैं तारीख के साथ आपको बताता हूं। सरप्राइज्ड। जनवरी 2023 में, अगर आप ये बताएंगे जो लाखों लोगों का स्टोर है वो तो हंसेंगे, बोलेंगे सब ये भी फास्ट है। लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि जनवरी 2023 में ये ब्रिज का काम शुरू हुआ, पहले डिमोलिश करके, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। यही मेरा प्रश्न है कि आपने तो बहुत मेहनत की, आपने डिमोलिश करवाया, आपने बनवाया, पर ये 2-3 साल जो गए, 2-3 उसके साल लिए भी सजा नहीं गए। किसको, उसको सजा किसको मिलेगी? जब भी जनवरी 2023 में काम शुरू हुआ, फरवरी 26, 2024 को एक आर्म जो है गोखले ब्रिज का हमने शुरू किया। 14 महीने में ब्रिज बंद करने के 14 महीने में गोखले ब्रिज का फर्स्ट एक साइड का जो आर्म है वो हमने चालू करके टू एंड फ्रो ट्रैफिक वहां पर शुरू किया। अभी दूसरे आर्म का जो काम है वो खत्म हो चुका है, इस हफ्ते में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। और मैं आपको कहता हूं कि 26 महीने में 26 मंथ्स में हमने पूरे गोखले ब्रिज को 2 years and 2 months आप स्टार्टिंग पॉइंट में हमने कंप्लीट कर दिया। आप स्टार्टिंग पॉइंट गिर रहे हैं, मैं उसके पहले 2 साल जाता हूं। अगर आप वो रिपोर्ट नहीं पकड़ते, अगर आप वो नहीं देखते, तो वो जो हाल होता उसके लिए जो जिम्मेवार था उसको कभी सजा मिली क्या? अभी जो आम गलत बना, जो जिसकी गैप आया जिसके अंदर, उसके अंदर ऐसे तमाशा करने वालों को सजा मिली क्या? लोग ये सुनना चाहते हैं। जिन लोगों की वजह से गोखले ब्रिज डिले हुआ और गोखले ब्रिज का ये हाल हुआ और जो लोगों को उसकी जो कठिनाई सहन करनी पड़ी, उन लोगों को मुंबई की जनता आने वाले मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में जो शिक्षा है वो देने वाली है। सर, ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सरकारी लोग हैं, जिनके हाथ से नक्शे निकलते हैं, अगर आप नहीं पकड़ते, सरकारी लोग ऐसी थी ना रिपोर्ट, चहल को ही पता होना चाहिए था, नहीं पता अलग बात है। ऐसे लोगों को जो सरकारी नौकर है, जिनको लोगों का वोट लेना ही नहीं है, बराबर है, उनका क्या? नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए कि इन्होंने इस परिस्थिति तक लाया ही क्यों, गोखले ब्रिज को लाया ही क्यों। इसके ऊपर भी जो इंक्वायरी है वो कमिश्नर ने ऑलरेडी अपॉइंट की है। उस इंक्वायरी का रिपोर्ट जब भी आएगा तभी जो भी लोग उसमें है उनको सजा मिलेगी। ठीक है, अभी जैसे हमने गोखले ब्रिज का 6 साल का हिस्ट्री देखा, उस 6 साल के अंदर 10.5 किलोमीटर का कोस्टल रोड बन गया, बांद्रा से लेकर नरीमन पॉइंट का। सबब में कुछ नहीं बना अभी वो सब खंभे डाल रहे हैं, और ये गोखले ब्रिज बना है। 600 मीटर का गोखले ब्रिज 6 साल की कहानी, और कोस्टल ब्रिज 6 साल की कहानी। ये शहर के लिए काम करने की स्पीड और सबब, हम गांव वाले, उनके लिए काम करने की स्पीड में फ़र्क क्या? आप तो खुद गांव वाले हैं, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ मैं कि सबब की स्पीड और सबब की क्वालिटी ऑफ वर्क कंपेयर टू सिटी फ़र्क क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई सबर्ब वर्सेस सिटी का कोई भी मसला है। मुझे लगता ही नहीं है ऐसा मसला है। अगर ऐसा मसला होता तो जो कोस्टल रोड जो बना हुआ है तो उसका जो एक्सटेंडेड आर्म जो है ना, वो तो पूरा बांद्रा से लेके वर्सोवा तक और वर्सोवा से लेके आगे मड़ के आगे तक वो आर्म, उसका काम शुरू हो चुका है। मेट्रो जो है वो सबर्ब में भी, वो इनफैक्ट सबर्ब की जो मेट्रो है जो अंधेरी ईस्ट से लेके दहीसर तक और डीएन नगर से लेके दहीसर तक वेस्ट में जो है, सबसे पहले मुंबई की शुरू होने वाली मेट्रो ये सबर्ब की मेट्रो है। साउथ की मेट्रो, साउथ मुंबई से लेके कोलाबा से सीप्स की मेट्रो तो अभी पूरी शुरू भी नहीं हुई है ना। तो मुंबई के सबर्ब की मेट्रो पहले शुरू हुई। वो तो बना ही नहीं रहा था, एक बना के उन्होंने एहसान किया हम पे, 9 किलोमीटर की मेट्रो चला के। वो तो वो कहानी अलग ही है, लेकिन इस प्रकार का कोई डिफरेंस है नहीं शहर में। सबर्ब में भी उतने ही काम होते हैं, सिटी में भी उतने ही काम होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सबर्ब के काम सिटी के कामों से ज्यादा है। देखिए, ऐसा कि मैं विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं इसमें बहुत आपसे डिफ़र करता हूँ कि मैं साउथ बॉम्बे सबब दोनों तरफ जाता हूँ। मुंबई के प्रश्न क्या है, मुंबई के बारे में क्या विजन है, मुंबई की समस्याएं क्या है?
मैंने कई नेगेटिव बातें की। एक मैं पॉजिटिव बात मुंबई की करूँगा कि बचपन से मैं यहीं पैदा हुआ हूँ कि मुंबई के अंदर जो पानी का सप्लाई है ऐसा सारे भारत में कहीं नहीं है। मुंबई के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है सारे भारत में ऐसा कहीं नहीं है। ये तो बहुत बड़े प्लस पॉइंट है। लोकल ट्रेन थी, जिसने भी बनाई लोकल ट्रेन मुंबई की बहुत बड़ी एक जान है, लेकिन मेट्रो तो भी बन रही है। इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, बढ़ती आबादी है और ओवर डेवलपमेंट है, यानी बिल्डिंगें टूट रही हैं, नई बन रही हैं। सड़क तो वही 20 फुट की सड़क होती है, वहाँ जहाँ 2 फ्लोर का मकान था वहाँ भी 20 फ्लोर का मकान बनता है या 10 फ्लोर का मकान बनता है। उस हालत में मुंबई के आने वाले प्रश्न जो आ रहे हैं, MMRDA का रोल, ये सारे विषय हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा एज अ पर्सन हु हैज़ बीन देयर एज अ कॉरपोरेटर, एज एन MLA, एज अ पार्ट ऑफ द ड्राइविंग टीम ऑफ द गवर्नमेंट, मुंबई के आने वाले 5 साल या 10 साल, मैं तो 15 साल गिनना चाहिए, लोग तो 100 साल की स्कीम बनाते हैं, बट एज अ पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी मोर देन 20 ईयर्स, व्हाट इज एक्सपेक्ट फ्रॉम मुंबई? आपको क्या लगता है कि मुंबई के प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है? देखो, मुंबई के प्राइमरी 2 प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी। पहला प्रॉब्लम है मोबिलिटी। जो प्रॉब्लम मोबिलिटी का अभी बहुत बड़े पैमाने पर बिकॉज ऑफ मेट्रो, कोस्टल रोड, वर्ली ट्रांस हार्बर लिंक ये सॉल्व हो रहा है और अगले 2-3 सालों में कंप्लीटली ये मोबिलिटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। मुंबई के कोई भी एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी व्यक्ति 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए, ये हमारा विजन है। दूसरा प्रॉब्लम है हाउसिंग कि 50% साधारणतः 50% जो मुंबई शहर के लोग हैं वो स्लम्स में रहते हैं। अभी स्लम एलिविएशन प्रोग्राम, आप ये कह रहे हैं 50% तब भी SRA नहीं था, SRA आने के आधी 50% अभी भी स्लम में है। एसआरए जो है, एसआरए ये एक फेल हुई स्कीम है। अच्छा, 1995 में एसआरए बना, उसके पहले एसआरडी था और आज हम 2025 में है। 30 साल एक्सपेक्टेड थे कि मुंबई शहर में 15 लाख यूनिट्स की जरूरत है। स्लम के 15 लाख यूनिट्स अगर बनेंगे तो पूरा मुंबई शहर जो है वो स्लम फ्री हो जाएगा। लेकिन एसआरए जो है वो पिछले 30 साल में सिर्फ 2,50,000 यूनिट्स बना सकी। 2,50,000 यानी जितना एक्सपेक्टेड है उसके साधारणतः अराउंड 10 to 15% यूनिट्स खाली मुंबई शहर में बढ़े और ज्यादा जो स्लम है वो बढ़ती गई। और ये जो इश्यू है स्लम का, इसको टैकल करने में लगातार जो है सरकारें जो असफल रही और उस असफलता के कारण से आज मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने पे स्लम है। और इसीलिए इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आदरणीय देवेंद्र जी ने, जब भी वो फर्स्ट टर्म में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2018 का एक कानून लाया 2018 में कि 2011 तक जितने भी लोगों के स्ट्रक्चर या घर है उन सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसी स्कीम में घर मिल जाएगा। इससे हुआ ये कि जब भी कोई स्लम का सर्वे होता था तो लोग उस सर्वे को विरोध करते थे। विरोध इसलिए करते थे कि उनको पता था कि वो अपात्र होने वाले। इन्होंने मेजॉरिटी लोगों को पात्र करके उसको जो विरोध था, जो सर्वेस को जो विरोध होता था, उस विरोध को ही इन्होंने खत्म किया। और आने वाले समय, ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इसको समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो अभी धारावी का रिडेवलपमेंट हाथ में लिया है। इतनी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी का रिडेवलपमेंट कब से बात हो रही थी, लेकिन ये अभी पिछले 2-4-5 सालों में वो इन रियलिटी जो है वो जमीन के ऊपर काम उसका शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्लम पॉकेट्स है जहां पर सर्वे नहीं हुए थे, वहां पर सर्वे करने का भी काम शुरू है। अभी तो सरकार खुद, यानी म्हाडा हो, MMRDA हो, BMC हो या SRA हो, वो भी खुद स्कीम्स कर सकते हैं क्या, इसका इवैल्यूएशन करने की मानसिकता में भी आए हैं कि अगर कोई डेवलपर एक स्कीम को कंप्लीट नहीं करता है तो सरकार खुद उस स्कीम को अपने ताबे में लेकर कंप्लीट क्यों नहीं कर सकती। जैसे सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर 1960s में जो है वो इसी प्रकार से मुंबई से भी ज्यादा स्लम सिटी थी, लेकिन वहां पर सरकार ने खुद अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करके खुद लो कॉस्ट हाउसिंग बनाकर सारे लोगों को उस लो कॉस्ट हाउसिंग में बिठाकर बसाकर आज देखो सिंगापुर कैसे बन गया है। इसमें एक छोटा मुद्दा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आपके भी काम आ सकता है। सिंगापुर में जो भी SRA में घर बने वो सारे उनको ओनरशिप में नहीं दिए गए, उनको किराए पे दिए गए। इट वाज रेंटल, सो दे कैन नॉट सेल इट। या आप वहाँ रहिए लेकिन आपका हक नहीं है। ये सिंगापुर में होने के कारण वहाँ पर ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि मैं मकान बना लूँ, जब बन जाए तो बेच के फिर मैं झुग्गी नहीं डाल लूँ या किसी के नए कॉन्ट्रैक्ट पे खड़ा कर ले और वो जो डॉन है उसको बेच दे, ये सिंगापुर में नहीं होता। ये आपके लिए एक सुझाव है कि आप जब नए डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आप किराए पे देंगे और इवन इफ एट द नॉमिनल रेट बट नॉट सेल और नॉट गिव द ओनरशिप, दिस प्रॉब्लम ऑफ पीपल स्टिल क्रिएटिंग न्यू स्लम्स मे नॉट अपीयर। ये एक सुझाव है आपके लिए, सिंगापुर में हुआ ये।
बिल्कुल ये अच्छा है, यहाँ पर भी रेंटल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, लेकिन अपात्र लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। जो पात्र लोग हैं उनको उनका ही ओनरशिप का जो ड्वेलिंग है वो सरकार की तरफ से, वो सिंगापुर में नहीं है, लेकिन सिंगापुर की सिस्टम अलग है, अपने यहाँ की सिस्टम अलग है। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिकली सारी चीज़ें होती है, इसीलिए वहाँ की सिस्टम, वहाँ के डायनामिक्स, यहाँ के डायनामिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने बहुत अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाए कि 5 साल में 10 साल में मुंबई ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप कैसे विश्वास दिला सकते हैं जिस तरह के बीएमसी के लोग हैं, जिस तरह के सरकारी अफसर हैं, जिस प्रकार से इतने साल उन्होंने काम किया है, और जैसे उदाहरण हमको मिलते हैं किस प्रकार से अधूरी अधूरी स्कीम चलती रहती है। हमारे हीरानंदानी है, 80 साल की लीज़ है, 32 साल निकल गए, आज तक कन्वेंस मिला नहीं है। तो ये सारा ये भ्रष्ट सर्कल चलता है, बिल्डर नेक्सस, अधिकारियों का नेक्सस, कहीं कहीं पॉलिटिशियन नेक्सस, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये आपके इतने गोल्डन स्कीम्स ये हम जैसे नागरिक कब देखेंगे? ये भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके स्किल के ऊपर आधारित है। जैसे सिस्टम जो महाराष्ट्र का वही है, लेकिन देवेंद्र जी बने मुख्यमंत्री तो सारे काम 10 साल में इतने सारे काम हो गए, वो पहले 15, 20, 25, 30, 40 सालों में क्यों नहीं हो पाए? तो अपना जो इंटेंट होता है काम करने का, जो लीडर होता है, उस लीडर के इंटेंट और इंटेग्रिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। अगर सही मायने में कोई समाज के लिए, देश के लिए काम करना चाहता है तो बहुत ही कम समय में कितना बड़ा रिजल्ट वो दे सकता है, ये अपने देश में, महाराष्ट्र में और मुंबई में उसका अद्भुत उदाहरण हम पिछले 10 वर्षों में देख चुके हैं। लोकल एरिया मैनेजमेंट की स्कीम है ALM की, मैं उसमें रह चुका हूँ 2 साल, और कितना मुश्किल काम करना है ये भी मैं देख चुका, कई जगह सफलता भी देख चुका हूँ। लेकिन नागरिक लोग या आम व्यक्ति किस प्रकार से मुंबई बदलने में मदद कर सकता है, इसके बारे में आप जरा को सुझाव देंगे तो हम आगे विषय चलाने वाले हैं। आपके मन में क्या है? नहीं, बिल्कुल ALM, सिटीजन ग्रुप, रेसिडेंट एसोसिएशन जो होते हैं वो मुंबई शहर के और या मुंबई महानगर पालिका के आईज एंड ईयर्स है, ऐसा मैं कहूँगा। बहुत जगह के ऊपर हम ये देखते हैं कि ALM, रेसिडेंट ग्रुप्स और सिटीजन ग्रुप वो कॉर्पोरेटर से भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो कॉर्पोरेटर काम नहीं करा सकता वो लोकल आम आदमी ALM के माध्यम से अपने काम कराने में सफल होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हैं उनको ALM, सिटीजन ग्रुप और रेसिडेंट ग्रुप की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर उन्हें इस सिस्टम में इन्वॉल्व करके अगर कोई काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन गिव मैजिकल रिजल्ट्स। जैसे मैंने पिछले 12 वर्षों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तरीके में काम करते हुए ALM, सिटीजन ग्रुप जो है, मैं उनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करता हूं। जैसे रोज ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मेरा उनके साथ में इंटरेक्शन होता है, मेरे अलग अलग एरियाज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर फीडबैक आता है, और इसको अच्छी तरह से अगर हम मनूवर करते हैं तो बहुत बड़ा एक पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट जो है वो हमें मिल सकता है। और इसीलिए ALM, सिटीजन ग्रुप और रेसिडेंट एसोसिएशन का मुंबई शहर के मेंटेनेंस में और डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। जो मेरे समझ में आया है दिक्कत, आप बीच में, इसलिए शायद आपका वो ALM से अच्छा काम चलता है, लेकिन मैं जैसे ALM में काम करता हूँ, बहुत मीठी बातें करते हैं कॉर्पोरेशन के लोग, मीटिंग में भी आते हैं, बहुत अच्छी तरह मुंडी हिलाते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, बिल्कुल सही, हम आपको सोल्यूशन देते हैं, लिख कर देते हैं, वर्ली तक जाके पास करवा के लाते हैं, बाद 6-6 महीने लागू होता नहीं है। ये जो समस्या है कि जो सेंसिटिविटी की कमी है, इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि MLA तो फ़ोन भी नहीं उठाते, कई बार MLA फ़ोन नहीं उठाते, कॉर्पोरेटर फ़ोन नहीं उठाते, या बोलते हैं वह सहाय है, सभी तो आपके जैसे है नहीं। उस बारे में कॉर्पोरेशन ने जो ALM की स्कीम निकाली है उसके अंदर जो उनका अप्रोच है, टाइम पास बहुत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे पवई लेक का इशू आपके सामने है, सारी बम्बई में मशहूर है, 3 बार इनॉग्रेट हो गया पिछले 3 साल में। पवई लेक वहीं की वहीं है, पूरी भीड़ से भरी हुई है। 3 लोग आए, 3 बार बड़ा फोटो लेकर गए, मार्केटिंग हो गई, सब हो गया, और हम उसमें हमने देखा सारा। तो नागरिक जब इन्वॉल्व होता है उसको किस प्रकार से सरकारी तंत्र क्यों उसको पूरा सपोर्ट नहीं करता है, क्यों इतनी तकलीफ देता है मीटिंग लेने के लिए, बात करने के लिए और बाद में सॉल्यूशन देने के लिए? ALM, रेसिडेंट एसोसिएशंस और जो अधिकारी होते हैं उनको जो रिस्पांस अधिकारियों की तरफ से या सिस्टम की तरफ से मिलता है वो बेहतर रिस्पांस मिले, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है। वही तो मिलता नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो जनता के पास हर 5 साल में वही है ना, फीडबैक देने का एक बहुत बड़ा माध्यम या एक बहुत बड़ा राइट या उसका जो वेपन है वो जनता के हाथ में है। यानी कि 5 साल एक को सहन किया और 5 साल दूसरे को ट्राई करो। लेकिन हमारी किस्मत आप जैसी नहीं है कि अलग अलग लेवल्स के ऊपर होता है ना। आपको 3 मौके मिलते हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में मिलता है, MLA के इलेक्शन में मिलता है और MP के इलेक्शन में मिलता है।
तो 5 साल नहीं, हर 2 साल हमको एक एक मौका मिलते रहता है अपने अच्छा प्रतिनिधि चुनने इस के लिए। विषय को लेकर जो आपने कहा उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि जब आप कॉरपोरेशन के लोग चुनते हैं पार्टी के आधार पर मत चुनो, जो व्यक्ति काम करता है उसको चुनो। ये हो सकता है ना। होता क्या है कि बाद में वापस पार्टी लॉयल्टी आती है, कास्ट इश्यूज आते हैं, भाषा के इशू आते हैं, उसके कारण नागरिक जिसको चुनना चाहिए उसको नहीं चुनता। नहीं, हमने तो पिछले चुनाव में भी 2017 में भी और आने वाले समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन समाज में काम करते थे, एलएम में काम करते थे, कोई नागरिक संस्था में काम करते, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका भी दिया है। वो जीते भी है, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। तो पार्टी जो है, हमारी पार्टी ये काफ़ी ओपन है, सिर्फ पार्टी वर्कर ही नहीं लेकिन समाज के अच्छे लोग अगर उस जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें मौका देने के लिए बहुत ही ओपन आर्म्स के साथ रुकी हुई है। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर प्रश्न का बड़े खुले मन से उत्तर दिया, थोड़ी आशा जगाई हमारे मन में। अभी आप कुछ मराठी में कहना चाहें लोगों को जो आप जैसे प्रतिनिधि हैं, क्या अपेक्षा करें आने वाले इलेक्शन में? बीएमसी के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, सब होने वाले, सब पता चला, तो आप मराठी में बता सकते हैं। बोलते महाराष्ट्र मराठी चैनल है, मुझे मराठी बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने हिंदी में इंटरव्यू लिया, तो आप जो कहना चाहें 1-2 मिनट में कह सकते हैं। नाही, मला असं वाटतं की आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये मुंबई शहरासाठी फार आमूलाग्न बदल जे आहेत ते गेल्या 10 वर्षामध्ये मोठमोठे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट्स जे आहेत ते आणून हे झालेले आहेत। मुंबईकर त्याचा अनुभवही घेत आहेत। कोस्टल रोड असेल, मेट्रो असेल, वर्ली ट्रान्सहार्बर लिंक असेल, CCTV कॅमेराज असतील, हाऊसिंगच्या क्षेत्रातले झालेले निर्णय असतील, परंतु ज्या वेळेला इन्फ्रास्ट्रक्चर जी असते ती चांगली होत असते, त्याच वेळेला इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगली होत असताना आपल्या समाजामध्ये एक चांगल्या प्रकारची सुरक्षितता असावी, सेफ्टी असावी, सिक्युरिटी असावी, ही भावनासुद्धा फार महत्त्वाची आहे। कारण आपण बघतो की बाकीच्या आंतरराष्ट्रीय शहरांमध्ये कशा प्रकारचं वातावरण हे तयार झालेलं आपण पेपरांमध्ये वाचतो, टी व्हीवरती बघतो, आणि मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शहर असून त्यामध्ये सुद्धा अशा काही बाहेरच्या ताकदी ज्या आहेत त्या येऊन या ठिकाणी कुठला तरी असा संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न करत असतील, आणि त्यामुळे आपली सेफ्टी, आपली सिक्युरिटी, आपली सुरक्षितता, मुंबई शहराची, मुंबईकरांची सुरक्षितता ही फार महत्त्वाची आहे। आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईकरांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आपली सेफ्टी आणि आपली सिक्युरिटी, आपली सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून या मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जे आपलं योगदान आहे ते द्यावं, अशा प्रकारची अपेक्षा आणि यही सांगावा की जो उमेदवार आहेत त्याला प्रश्न विचारावे, म्हणजे नक्कीच प्रश्न विचारावेत। मी स्वतःचा एजेंडा पण तयार केलेला जेव्हा इलेक्शनसाठी कॉर्पोरेट आले की आम्हाला हे पाहिजे आमच्या वस्तीमध्ये, असं मला वाटतं की हे तुम्ही संदेश दिला पाहिजे की तुम्ही आपापले चार्टर, आपापले प्रश्न घेऊन कॅन्डिडेटला उभे करा। अगदी बरोबर आहे, डोळे बंद करून वोट देऊ नका। अगदी बरोबर आहे। त्याचा प्रत्येक उमेदवारांनी आपला चार्टर जो असतो, प्रत्येक उमेदवारांनी आपला मॅनिफेस्टो हा जनतेच्या समोर ठेवलाच पाहिजे। ज्या मॅनिफेस्टोच्या आधारावरती जनता जो आहे तो आपला निर्णय करेल, आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईकर जो आहे तो मुंबई शहराच्या हितामध्ये, मुंबई शहराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आणि मुंबई शहरातल्या पायाभूत सुविधा चांगल्या अजून जास्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि मुंबई शहराला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पाऊल मुंबईकर उचलेल। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत for your time and your very detailed answers, and I hope this gives hope to people who are listening to this channel, and we hope that people take more time to come out, to question the leaders, to go to BMC, raise questions, protest against what is wrong and give suggestions what are right even if they don't listen because we have to first sensitize the officers to the issues that people bring to them, because that saves them effort of talking to the corporator. So with this, थँक्यू व्हेरी मच, तुमचा धन्यवाद आणि सर्वांचा धन्यवाद।